तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे न्यू हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग से कर रहे हैं और पहली बार अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी की, तो इसमें कैसे शुरू करें। कुछ बच्चे को पता नहीं है कि वो कैसे बुक्स को पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है और उसमें कैसे उसके नोट्स बनाएं। तो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे भाई तब तक नहीं पता चलने वाला है। थोड़ा देख के नहीं छोड़ना है, आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ तक बनाऊंगा, कहाँ से शुरू करूँ, क्या ख़त्म करूँ। तो ये सारे क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था, वीरपाल सिंह ने कमेंट किया था कि एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स पढूं, क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें मैंने सारे वो क्वेश्चन बताए हैं जो उनके डाउट थे और जो अन्य बच्चे की डाउट होती हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे डाउट थे वो कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही हम बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो सारी जानकारी आप ले लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल केवल जियोग्राफी का दे रही हूँ, तो इसी से आपको समझ जाना है कि हाँ क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें पहले तो देखते हैं कि यूपीएससी के लिए भूगोल पढ़ते समय कैसे पहचाने की महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही तो है कि कैसे हम अपनी बुक्स यानी अपनी नोट्स को कैसे बनाएं और बुक्स को कैसे रिवाइज करें। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका यूपीएससी में भूगोल है यानी कि जियोग्राफी से सवाल स्टैटिक्स, यानी कि इसमें हम देख लेते हैं कि इसका मतलब जो होता है स्थिर ज्ञान, और प्लस उसके साथ हम करेंगे करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, और उसके साथ इसी में हम देखेंगे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक करंट अफेयर से कवर करेंगे। यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें हम तो पहले स्टैंडर्ड बुक प्लस करंट अफेयर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे यानी कि बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक उसके साथ स्टैंडर्ड बुक, ठीक उसके बाद आपको करंट अफेयर को जोड़ के पढ़ना है। अब मैंने एक बुक्स के एग्जाम्पल दिए हैं, इसी में आपको समझ जाना है कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी और कैसे बताऊँगी। कैसे मैंने बताया है, एक एग्जाम्पल लिया है केवल। तो यहाँ लेकिन हर टॉपिक्स को रटने की बजाय महत्वपूर्ण चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं कि रट लेते हैं, जैसे नीचे दिए गए पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे, मैंने नीचे बताया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सभी लोग नीचे देख लिया करो कि मैंने किस तरह से बताया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को देख लेना है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसमें पहले पिछले 10 वर्षों के प्रीलिम्स और मेंस के भूगोल के प्रश्न को देखना है। मैंने एक बुक्स के केवल एग्जाम्पल लेकर बताएं, इसी तरह आपके हर एक सब्जेक्ट को लेकर बताना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखना है। 10 साल के आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के दोनों होने चाहिए। फिर इससे आपको समझ आएगा कि किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे आपको तो पता चलेगा ना कि 10 साल के जब आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन पता ही है, तो उसके साथ आपको पता ही चल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम कि यूपीएससी बार बार मानसून और ज्वालामुखी महासागर, ये धाराएं, जलवायु परिवर्तन जैसे टॉपिक्स पर प्रश्न पूछती है। इस पे तो हमेशा प्रश्न पूछती है भाई, इसी पे हमेशा प्रश्न पूछती है। ठीक है, अब यहाँ जहाँ से जुड़े सवाल करंट अफेयर भूगोल से जुड़े समाचारों से लिंक होकर आते हैं। यानी कि जैसे कि ये टॉपिक अभी मैं पढ़ रही हूँ, इसी से जुड़े जो करंट अफेयर हैं उसे मुझे पढ़ लेना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एनसीईआरटी पढ़ते समय क्या महत्वपूर्ण है। तो ये बच्चे ने, तो वीरपाल ने इसको कमेंट किया था कि एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे पढ़। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो एनसीईआरटी है इसमें क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे बच्चे का कमेंट यही होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि भूगोल के प्रश्न एनसीईआरटी यानी कि 6 से लेकर 12 तक की एक बार जो होता है इसमें करना है स्मिंग यानी कि सॉफ्ट रीड करना है। एक बार आपको पढ़ लेना है। दूसरी बार पढ़ते समय सिर्फ मुख्य बिंदु पर ध्यान दें। यानी कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो
पहली बार जब पढ़ते हो आप तो समझ में नहीं आता है, तो दूसरी बार अगर पढ़ो तो उससे गेस लग जाता है क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ नीचे देख लेते हैं कि मैप वर्क, जैसे मैप आपको करना है तो मानचित्र अगर आप लिए हो तो उसमें मानचित्र एक कॉपी में बना ले। ठीक है, एक कॉपी में भारत का जो मानचित्र है उसे बना ले मैप को, और उसमें जो नदी हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, महासागर हैं, धाराएं और टेक्टोनिक प्लेटें हैं, इसको आप दर्शा लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। जो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके नोट्स की बात भी कर रही हूँ। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें से जलवायु, मौसम, चक्रवात, मानसून, मृदा, प्राकृतिक आपदाएं को देखना है, जो कॉन्सेप्ट आपने के होनी चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे नीचे की इकोलॉजी और पर्यावरण में। इकोलॉजी और पर्यावरण में बायोम्स, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नीचे ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। और फिर यहाँ नीचे देखेंगे कि जो आर्थिक भूगोल है इसमें प्रमुख खनिज और इसके स्थान यानी कि कृषि उत्पादकता क्षेत्र और जलवायु वितरण। इसमें आपको हर एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे या फिर बहुत कम ही टीचर आपको बताए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि करंट अफेयर के साथ लिंक कैसे करना है। तो लिंक कैसे करना मतलब कि जोड़ना कैसे है, कि जैसे कि भी हम मानसून, पठार, पर्वत पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी कहीं आ गया तो पढ़ रहे हैं, तो उसे कैसे करंट अफेयर से जोड़ें। ठीक है, तो इसमें मैंने यही बताया है कि करंट अफेयर को आपको कैसे जोड़ना है उससे। तो पहले देख लेते हैं कि यदि कोई भौगोलिक यानी कि भौगोलिक घटना समाचार में है, ठीक है, तो उससे संबंधित टॉपिक पढ़ें। यानी कि अगर करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि उस टॉपिक से, यानी कि जो ये करंट में है क्वेश्चन, इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस टॉपिक से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण जो बच्चे नहीं समझे हैं तो यहाँ हम देख लेंगे कि जो चक्रवात है, चक्रवात यानी कि साइक्लोन नियन की बात कर लेते हैं। कोई है, यदि कोई नया चक्रवात समाचारों में है तो इसके बनने की प्रक्रिया, नामकरण और प्रभाव देख लेते हैं। जैसे कि भाई कोई चक्रवात आ गया है तो इसकी प्रक्रिया क्या थी, वो उसका नामकरण क्या है, किस देश ने रखा है, क्या कौन सा चक्रवात था आया है, क्या प्रभाव पड़ा है इससे, और ये चक्रवात कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप अपने मन से और जो बुक से बने हैं इसे बहुत ध्यान से देखना है, तभी बच्चा कोई यूपीएससी टॉपर्स करता है। ठीक है, अपने जो बुक्स हैं उसके पढ़ने के बाद आप अपने से ढूंढे कि कहीं मुझसे कुछ इसमें छूट तो नहीं गया है। सोचो भाई, अगर पठार, पर्वत, ज्वालामुखी, ये सब जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, इस सब लोगों को तुम सब लोग अगर एक बार देख लेते हो तो सोचो इससे और क्या बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता है, बस जो पढ़ना है उसी बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि जो आपका पृथ्वी के हलचल, यानी कि जो पृथ्वी की हलचल है, मैंने माना है कोई है, यदि कहीं भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंपीय जोन पढ़ें। ठीक है, अगर कहीं आ गया है अगर आपका कहीं पृथ्वी की हलचल में आपके कहीं भूकंप और ज्वालामुखी आ रहे हैं तो इसके टेक्टोनिक क्या रहे हैं, इसके कारण क्यों आए, क्यों होता है भूकंप, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है जो करंट में रहता है। और नीचे देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, यानी कि जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ जो मैंने जो एन माना है, ये ग्लेशियर पिघलने और समुद्र स्तर बढ़ने, आईपीसीसी रिपोर्ट पर ध्यान दें। ठीक है, ये रिपोर्ट होती है, इस पर ध्यान देना होता है आपका अगर जलवायु से रिलेटेड आता है। मैंने क्या बताया है इसमें कि आपको जैसे कि जलवायु से अभी पूछा, और यहाँ अगर पृथ्वी में कुछ हलचल हो रही है, फिर चक्रवात आ रहा है, तो इसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, ऐसे आपको सारे में करना है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, हर एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि स्टैटिक्स जो आपके और डायनेमिक भूगोल को जोड़ें। जो स्टैटिक्स और डायनेमिक है भूगोल, उसको जोड़ना है। तो यहाँ देखते हैं हम कि यूपीएससी भूगोल में स्टैटिक्स और डायनेमिक को जोड़कर सवाल पूछता है। तो ये कैसे इससे जोड़ते हैं, तो मैंने इसके जो आंसर बताएं उसके साथ साथ इसके उदाहरण, एग्जाम्पल भी बताए हैं भाई। ऐसा कोई टीचर्स बहुत कम ही बताते होंगे, तो बहुत ध्यान से आपने को सुना है। तो जो ऐसे कि हम बात कर लेते हैं कि जो आपके स्टैटिक्स हैं, ये मानसून क्या है, तो मानसून क्या है आपको बताना है। तो मानसून की बात कर लेते हैं। जैसे मानसून क्या है,
उसके बाद डायनेमिक किसे कहते हैं, तो डायनेमिक में हम देख लेंगे जैसे कि स्टैटिक्स तो आपको पता चल गया कि मानसून क्या है। दूसरा डायनेमिक में जैसे कि मानसून में बदलाव क्यों आ रहा है, उसके साथ एल नीनो और ला नीनो का क्या प्रभाव है, यानी जो एल नीनो और ला नीनो आ रहा है ये इसका क्या प्रभाव है, तो ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर बता दिया और जो स्टैटिक्स है इसका भी मतलब मैंने बता दिया है। अब पांचवा पॉइंट देख लेते हैं भाई कि जो मैप है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारा पांचवा पॉइंट है ये देख लेते हैं कि हर दिन आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट भारत और विश्व का मानचित्र देखना है, जरूर देखना है भाई। इसे देखना 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 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपसे। ठीक है, उसको कहाँ देखना है कि कौन सा देश, कौन सा महासागर, कौन सा ज्वालामुखी, कौन सा पर्वत पठार है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, इसमें यही देखना है। अगर आपसे और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप इसे 20 से और मिनट ले सकते हैं, लेकिन जब रोज़ रोज़ वही करना है। ठीक है, आपको फिर महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखें। महत्वपूर्ण जैसे क्या रखना है आपको याद, तो याद इसमें ये रखना है आपको कि भारत की नदियाँ, भारत की नदी के बारे में याद रखना है। फिर पर्वत, पठार, झील, जल, डमरू, मध्य राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व की बात करते हैं, विश्व में आपको क्या याद रखना है, तो विश्व का महाद्वीप, महासागर धाराएं, जलवायु क्षेत्र, महत्वपूर्ण शहर, ये सब आपको याद रखना है भाई मेरे। अब यहाँ नीचे देखते हैं कौन सा देश किससे सीमा साझा करता है, यानी कि जो देश है वो किस किस देश से सीमा साझा करते हैं। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि सीमा तो साझा कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से देश उससे जुड़े हैं। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है कि क्या जैसे कि जो स्थल में कौन कौन से देश हैं, जैसे कि अभी आपका अफ्रीका है तो इसमें कौन से देश, दो ऐसे देश हैं जो जल से सीमा साझा नहीं करते हैं, जलीय जल से नहीं करते हैं, तो वो दो देश कौन सा है, जैसे कि वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सागर या महासागर उससे देश से मिलता है। तो बोलिविया है और एक कौन सा देश है ये आपको नीचे कमेंट कर देना है। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा था कि स्थलीय सीमा साझा करने वाले दो देश कौन से हैं अफ्रीका के, आपको नीचे कमेंट कर देना है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, मुझे तो विश्वास है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा से अच्छे से पता है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं भाई, सभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और कुछ बच्चे मेरे पास वो क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं मेरे भाई मेरी बहन, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहीं उड़ के नहीं आते हवा से, बस यहीं से बनाए जाते हैं। अगर आपने जैसे कि आप अपने घर में रहते हो भाई, तो क्यों हवा चल रही, किस दिशा में चल रही है, ये सब आपको अपनी भाषा में याद कर लेना है कि अगर आ रहा है यूपीएससी में तो उसे मुझे छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसे छोड़ना नहीं है। और फिर यहाँ जो हमारा 6वां टॉपिक है, यहाँ है अगर समय कम है, समय कुछ बच्चों के पास कम है रहता है, तो सबसे ज़रूरी टॉपिक्स पर फोकस करें। तो जैसे कि ये देखो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो जैसे यूपीएससी में जो बच्चे अभी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो इनको भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी रखना होता है। अगर आपके यहाँ नीचे देखना है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं ये मैं नीचे आपको कवर कर दे रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको देख लेना है। तो यहाँ देखना है आपको कि जो आपके टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट, तो पहला तो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल भाई की जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा है यानी कि जो भौतिक भूगोल है उसे मुझे देखना है। भौतिक भूगोल में हमारा जो टॉपिक है ये है पृथ्वी की संरचना, यानी पृथ्वी की संरचना कैसी है, किस प्रकार से है पृथ्वी। फिर उसका दूसरा जो पॉइंट है ये प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप ज्वालामुखी को देखना है। इसे अपने नोट्स में ज़रूर लिख ले। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चक्रवात, मानसून, महासागर, ये धाराएं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर साल इसी से क्वेश्चन आते हैं। 2024 में इससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, और जो हमारा नीचे है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दे, ये सब आपको क्या करना है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपके इतने आते हैं, तो इसको आपको एक कॉपी में नोट्स बना के लिख लेनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो आपका है, तो इंडियन ज्योग्राफी में तो पहले तो भारत की नदी और जल विभाजन को हम लिखेंगे कि पहले तो हम डालेंगे पेज में आपके कि भारत का भूगोल, फिर उसके नीचे हम स्टार बना के हम लिखेंगे कि भारत की नदियाँ,
और जल विभाजन। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे लाइन में कि भारतीय कृषि यानी कि कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है। ठीक, उसके नीचे हम लिखेंगे कि खनिज संसाधन एवं औद्योगिक स्थान। ठीक, उसके नीचे हम लिखेंगे कि भारत की जलवायु और मानसून, इसको हम लिखेंगे। इसके नीचे हम लिखेंगे भारत की जलवायु और मानसून। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक क्या है, आर्थिक और मानव भूगोल यानी कि इकोनॉमिक्स और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे जो हमारा पॉइंट लिखेंगे स्टार बना के, इसमें हम लिखेंगे विश्व और भारत की जनसंख्या, यानी जो विश्व है और भारत की जनसंख्या कितनी है। और यहाँ दूसरा लिखेंगे कि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। ठीक, उसके नीचे हम लिखेंगे संसाधन वितरण, उसमें हम लिखेंगे खनिज जल ऊर्जा, और उसके नीचे हम लिखेंगे स्थानीय विकास। ठीक है, यहाँ हमारे ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। सातवां हमारा पॉइंट है कि भूगोल के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो भूगोल के लिए जो बुक है ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी इसी प्रकार से आपको पढ़ना है जैसे मैंने बताया है सारी की कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो कैसे आपको पढ़ना है, ये सब मैंने बताया। ठीक है, इसमें मैंने वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ये बुक आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जो 6 से लेकर 12th तक की बुक है जियोग्राफी की। फिर दूसरा है कि आप जी लियोन का बुक ले सकते हैं जो कि फिजिकल जियोग्राफी का है। तीसरा पॉइंट हमारा है भाई कि ऑक्सफोर्ड या फिर ओरिएंट ब्लैक सोन या एटलस यानी कि मैप के लिए ले सकते हैं आप इस बुक को, और ये स्टैंडर्ड बुक है और ये बेसिक बुकें हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि माजी हुसैन का आप ले सकते हैं, भारतीय भूगोल का है। और पांचवा है करंट अफेयर का, जैसे कि करंट अफेयर में आप क्या कर सकते हैं, द हिंदू पेपर है और योजना PIV इर्थस और या इन्वायरमेंट रिपोर्ट को आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा आठवां पॉइंट जो है कि भूगोल के लिए प्रैक्टिस कैसे करें। तो जो भूगोल है आपका, इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, तो ये भी बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, और सारी जो सब्जेक्ट है इसी प्रकार से आपको कवर कर लेना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं NCERT जो आपका है, NCERT। हाँ, अब आपसे हम पूछते हैं पॉइंट आपका है कि भूगोल के लिए प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो NCERT और स्टैंडर्ड बुक से 2 से 3 बार रिवीजन करना है आपको। ठीक है, जो बेसिक बुकें हैं तो इसे इतना बार रिवीजन करना है। ठीक, उसके बाद पिछले 10 साल के प्रश्न हल करना है आपको, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, उसके बाद मैंने बताया है कि 5 से 10 मिनट का जिसमें क्विक रिविज़न कर लेना है आपको, कि रात में सोते समय आपको एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि भूगोल के महत्वपूर्ण मैप्स खुद ड्रॉ करें, यानी खुद भरने की कोशिश करें। उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं जो उसके, तो इसके जो निष्कर्ष हैं भाई, ये देखो, जब इतना मेहनत हम कर दिए, इतने सारी अच्छी सी नोट्स बना दिए, और इसे ही कहते हैं कि हार्ड वर्क भी मैंने किया, इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया है। सभी लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो हार्ड वर्क किया था, इसके साथ मैंने स्मार्ट वर्क किया, तो इसी के साथ करते हैं। अब निष्कर्ष हमारा जो निकलेगा, क्या निकलेगा कि यूपीएससी भूगोल में वही टॉपिक्स महत्वपूर्ण होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। इसीलिए भाई NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स से बेसिक्स मजबूत करें। तो जो NCERT है, जो आपका NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स से ही बेसिक मजबूत करना है आपको। फिर दूसरा जो पॉइंट है भाई, मेरा दूसरा पॉइंट है मैप का अभ्यास करना है आपको। फिर तीसरा पॉइंट है आपका है करंट अफेयर के कनेक्ट करें। करंट अफेयर को आपको कनेक्ट ही करना है, यानी कि जोड़ना है, जैसे कि भूकंप, चक्रवात, प्रदूषण के बाद आपका है प्रदूषण, जलवायु की बात कर लेना है आपको, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको भी इंक्लूड कर देना है। और फिर लास्ट हमारा है कि PYQ और मॉक टेस्ट के पैटर्न को जरूर समझ लेना है। ये सारे काम आपको कर लेना है भाई, ये आप अपनी कॉपी में एक बना ले। हम जानते हैं आपको आधा घंटा जरूर लग जाएगा लिखते समय, 1 घंटा मान लेते हैं, लेकिन आपको ये सारे काम कर लेना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी और डाउट रहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकती हैं। और ऐसे ही जो सब्जेक्ट हैं आप और भी, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री और सारी जो बुक्स हैं, इसी तरह के आप नोट्स बना सकते हो। बहुत अच्छा, हर एक स्टैंडर्ड यानी टॉपर्स जो बच्चा होता है इसी प्रकार से नोट्स बनाता है। और इसमें मैं चाहूँगी कि जो नया बच्चा है ये भी इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कर सकता है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगता है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।